अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमसीक्यूज़ हब। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा आईएसएसबी का एक्सपीरियंस। बिगेस्ट कॉजेज़ क्या होते हैं फेलियर की तरफ जो लेके चले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को बहुत से ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर जो कि आपको आईएसएसबी के बारे में गाइड करेंगे। बट प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा, जो खुद रिकमेंड नहीं हुआ वो आपको रिकमेंड कैसे करवा सकता है, वो आपको कैसे जो है वो प्रॉपर वे में गाइड कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी कि किस तरह आप लोग जो हैं वो रिकमेंडेशन की तरफ जा सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने नहीं करनी, जो आप लोगों की काउंट हो जाती हैं। ठीक है, आप लोगों को पता भी नहीं होता और वो चीज़ें आप लोगों की काउंट हो जाती हैं। मैंने लेडी कैडेट कोर्स 21 में अप्लाई किया था और आप रिकमेंडेशन लेटर भी देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे। अच्छा, मैं पूरा आपको बताऊंगी 5 डेज़ में क्या क्या होता है, किस तरह से वो लेके चलते हैं, टेस्ट कैसे कंडक्ट करवाते हैं, तमाम ईच एंड एवरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है, किस तरह से आप लोगों ने इसको लेके चलना है, ताकि आगे जाके आप जब आईएसएसबी के लिए जाएं तो आप लोगों को पता हो कि ये चीज़ हमारे साथ होनी है, हमारे पास आनी है, ताकि आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर दें, या फिर आप लोग मेरे जो चैनल का बायो है वहाँ पे जाएंगे तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी। आप वहाँ पे भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी जो है वो इंस्टाग्राम की आईडी भी अटैच कर दूँगी, ताकि अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो मोर देन वेलकम, आप लोग वहाँ पे आके भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि काउंट होती हैं। अच्छा, फर्स्ट डे जो है वो आपका अराइवल डे होता है। ठीक है, इन सारे डेज़ की जो है वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। ठीक है, सेकंड डे आपका साइकोलॉजिस्ट का डे होता है। ठीक है, उसमें बहुत से टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। थर्ड डे आपका जीटीओ का फर्स्ट डे होता है। फोर्थ डे आपका जीटीओ का सेकंड डे होता है। और फिफ्थ डे जो है वो कॉन्फ्रेंस डे होता है। ठीक है, ये डेज़ के नाम है। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो है जो अराइवल डे होता है उसके ऊपर क्या करवाया जाता है। सबसे पहले जैसे ही आप जाएंगे अराइवल डे पे तो आपकी ना चेकिंग होगी, जो आप सामान साथ लेके जाएंगे उसकी भी चेकिंग होगी। अगर आप कोई मेडिसिन साथ लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे आपसे ले लेंगे। अगर कोई सेलफ़ोन आप साथ लेके जाते हैं तो आपको ना आपका सेलफ़ोन जो है वो आपके नाम से स्टोर कर दिया जाएगा। जब आप डिपार्चर डे में ना आपको वो दोबारा से वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को पैसे लेके जाना अलाउ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें लेके जाएँ जो कि आपकी सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वो अपने पास रख लेते हैं। सेल फ़ोन वग़ैरह भी, कोई भी स्मार्ट वॉच है, सब कुछ वो अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको जो है वो एलोकेट करते हैं रूम नंबर्स। ठीक है, रूम आपको एलोकेट करते हैं, उसके बाद आपको चेस्ट एलोकेट करते हैं, चेस्ट नंबर्स एलोकेट कर देते हैं। देन आपको जो है वो फॉर्म फिलिंग के लिए सबसे पहले किसी किसी को पहले रूम अलॉट कर देते हैं, चेस्ट नंबर भी पहले अलॉट कर देते हैं। बट मेरे केस में ऐसा हुआ था कि सबसे पहले फॉर्म फिल करवाए गए थे। ठीक है, अब फॉर्म फिलिंग में क्या था, सबसे पहले आपसे एक एस्से लिखवाया जाता है और एक इंसिडेंट राइटिंग करवाई जाती है और एक फॉर्म भी आपसे फिल करवाया जाता है। वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर दूँगी इंशाल्लाह, कि कौन कौन सी चीज़ें लिखवाई जाती हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जो चीज़ें मुझे याद है ना, वो तमाम चीज़ें एक मैं पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। ठीक है, कि फॉर्म के अंदर ये चीज़ें मस्ट रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि आप लोगों को पता हो। अच्छा, इसका बहुत ज़्यादा लिंक है आपके आईएसएसबी फॉर्म के साथ। ठीक है, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपको गाइड किया है कि आप अपना आईएसएसबी का जो आपका फॉर्म है ना, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लो। और जो आईएसएसबी का फॉर्म है उसके ऊपर कुछ भी वाइटनर, रिमूवर कुछ भी यूज़ नहीं करना और ना ही अलाउड है। ठीक है, तो आप अपने पास एक रखो कॉपी, जिसके ऊपर आप जो सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिख रहे हो वही सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख दें, ताकि आपके पास कॉपी मौजूद रहे और आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करवा दो। अब होता ये है कि 1 या डेढ़ महीने बाद या फिर मैक्सिमम जो है वो 2 महीने बाद आपको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाता है। उस दौरान अगर आपने कोई अपनी हॉबी लिखी है, अगर ऐसी कोई चीज़ लिख दी है जो कि आपने वैसे लिख दी है। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रहा था, आपने कहा अच्छा चलो मैं ये लिख देती हूँ।
बट वहाँ पे आईएसएसबी में जब आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा ना, आपको भूल जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या लिखा था, क्या मेंशन किया था, डेट कौन सी मेंशन की थी, हॉबी क्या मेंशन की थी। अच्छा, एक हॉबी मैंने बैडमिंटन लिख दी थी, तो दूसरी क्या लिखी थी, मतलब ऐसा ना भूल जाता है आप लोगों को। बट आप लोगों के पास जब फॉर्म होगा ना आईएसएसबी वाला भी, जिसकी आपने फ़ोटोकॉपी करवाई हुई है, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ जो है वो मैंने पहले से लिखी हुई है, तो मैंने इसको देख के जाना है, ठीक है। और दूसरा ये कि फॉर्म के अंदर भी वही चीज़ें होती हैं, बहुत सिमिलर चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो फॉर्म फिल करने में फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये कि जब रूम एलोकेट्स कर दिए जाते हैं, आप लोगों का मैक्सिमम 8 या फिर 5 का जो है वो बैच बनता है, मैक्सिमम 8 का बनता है, ठीक है। सॉरी। तो 8 बैच की जो गर्ल्स हैं ना, पूरी 8, उनको एक रूम अलॉट किया जाता है और चेस्ट नंबर्स भी सबको एलोकेट कर दिए जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं हूँ तो मुझे 5 कर दिया एलोकेट, ठीक है। देन मेरे से बाद जो गर्ल हैं रूम में, उसको 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया। तो आप लोगों को चेस्ट नंबर के साथ ही इवेल्युएट किया जाएगा, ठीक है। आपके नाम के साथ आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, और वहाँ पे आपको चेस्ट नंबर से ही कॉल किया जाएगा, ठीक है। आपने एक दूसरे को भी चेस्ट नंबर से ही कॉल करना है, नेम से कॉल नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। ये जीटीओ जब जीटीओ के टास्क आएंगे ना आपके पास, तब जो है वो ये बहुत ज़्यादा चीज़ काउंट होती है कि आप उनको नेम से कॉल करें या चेस्ट नंबर से कॉल करें, ठीक है। तो आपने उनको चेस्ट नंबर से ही कॉल करना है, अपने दूसरे मेंबर्स को, ठीक है। जब आप ग्रुप टास्क करेंगे या बाकी जितने भी टास्क होते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, ये भी तो अभी मैं फ़र्स्ट डे का आपको बता रही हूँ, अराइवल डे पे। अच्छा, ये करने के बाद आप लोग फ्री हो जाते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास वहाँ पे गेम्स भी होती हैं, वहाँ पे अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, अगर आप करना चाहें तो करें। बाकी आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोगों ने घुल मिल जाना है सबसे, ठीक है। बैठे नहीं रहना कोने में, आप लोगों ने घुल मिल जाना है, और इस तरह के आप इंजॉय करें उस जगह को, उस वाइब को आप इंजॉय करें। आपने ज़्यादा से ज़्यादा हर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करना है। लाइक गेम्स खेल रहे हैं तो आपने गेम्स खेलनी है, लोगों से बातें करनी है, इंटरेक्शन करने की कोशिश करनी है। ये ऐसे शो करता है कि आप जो हैं वो इन पर्सन नहीं है, मतलब मेरे जहन से अभी वो एग्जैक्ट वर्ड निकल गया है कि आप जो हैं मतलब लोगों से बच बच के नहीं रहते, आप लोगों में घुलना मिलना चाहते हैं। तो ये जो चीज़ है ना वो बहुत काउंट करती है कि आप जो हैं घुल मिल रहे हैं लोगों से, ठीक है। वो सब जो है आपकी एक एक सॉरी, आपकी एक एक एक्टिविटी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी होती है। सेकेंड डे आप लोगों का होता है साइकोलॉजिस्ट का टेस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट में सबसे पहले आता है मैकेनिकल एम्पलीट्यूड का टेस्ट आता है, देन आता है ओपीआई का टेस्ट। मैं ये सारे टेस्ट आपसे डिस्कस करूँगी वन बाय वन, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। रिमेनिंग साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट होते हैं जिनमें क्या आ जाता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ जाता है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आ जाता है, पॉइंटर स्टोरीज आ जाती हैं, पिक्चर स्टोरीज आ जाती हैं। देन आपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स अपने लिखने होते हैं, और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट लिखने होते हैं, ठीक है। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपके पास आते हैं, लिखने नहीं होते, ये आपके पास आते हैं, आपने इन्हें सॉल्व करना होता है, आंसर करना होता है बस सिंपली। तो हम पहले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं कि मैकेनिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट होता क्या है। अच्छा, मैकेनिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट को जो है वो मैट भी कहते हैं, MAT। इसमें आपके पास 50 क्वेश्चंस होते हैं और 15 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे पिक्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है विच मैन कैरीज मोर वेट, इफ़ इक्वल देन मार्क सी। आपके पास दो ऑप्शंस आ गए, ए या बी या फिर सी। तो आप लोगों ने देखना है, अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो अभी मैं आपको आंसर नहीं बता रही, थोड़ी देर के लिए आप लोग सोचें, मैं अभी बताऊंगी आपको आंसर भी। बट थोड़ी देर के लिए आप सोचें अगर, तो आपको क्या लग रहा है कि बी की तरफ जो है कि वेट ज़्यादा है और ए की तरफ की वेट कम है। तो जाहिर सी बात है कि बी ने वेट ज़्यादा कैरी किया हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, बी, ठीक है। इस तरह के आपके पास बहुत से मैकेनिकल एम्पलीट्यूड के टेस्ट आते हैं। देन नेक्स्ट टेस्ट है आपके पास ओपीआई का टेस्ट। ये क्या होता है ओपीआई, ओरल प्रोफिशिएंसी इंटरव्यू और पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होता है ये। इसमें टोटल आपके पास 150 एमसीक्यूज आते हैं और आपको टाइम दिया जाता है 40 मिनट्स का, ठीक है।
और ईच एमसीक्यूज़ के आपके पास 7 ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि स्ट्रांगली डिसएग्री, मोस्टली एग्री और मोस्टली डिसएग्री, स्ट्रांगली स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, मोस्टली एग्री या फिर स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, 7 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। आप अच्छा, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। आपको लग रहा होता है कि ये स्ट्रांगली डिसएग्री होगा, बट वो स्ट्रांगली एग्री भी हो सकता है। ठीक है, आगे मैं एग्जांपल्स आपके साथ इसकी शेयर करती हूँ, बट आप ये देख लें, ओपीआई या जिसे पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट भी कहा जाता है, इसमें 150 एमसीक्यूज़ और टाइम आपके पास 40 मिनट्स का। तो आपने इसको खुद मैनेज करना है। ठीक है, आपने फर्स्ट वाले एमसीक्यूज़ को भी नहीं छोड़ना। आपने मिड में भी अगर 5-6 एमसीक्यूज़ नहीं आ रहे तो ऐसा नहीं करना कि आपने सब छोड़ देने हैं, और ना ही आपने लास्ट में इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ छोड़ देने हैं। ठीक है, दैट शोज़ कि आप ब्लैंक हो जाते हैं। फर्स्ट में छोड़ेंगे तो समझ आएगी कि आप फर्स्टली शुरू शुरू में ही सब कुछ आपको ब्लैंक हो जाते हैं। फिर अगर आप मिड में छोड़ते हैं तो समझ आती है कि मिड में ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का ये काम है एनालाइज करना। ठीक है, तो वो एनालाइज़ कर लेते हैं कि अच्छा मिड में ये बंदा ब्लैंक हो जाता है। एक फ़ैसला ले लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपको एज ए कैप्टन जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। एक फ़ैसला ले लिया आपने, और फ़ैसला लेने के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही अब आगे क्या मैं करूँ, मतलब मिड में जाके आप फंस गए हैं। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर आप एंड में छोड़ते हैं तो दैट शोज़ कि आपने एक फ़ैसला लिया, उसको इम्प्लीमेंट करवाया, बट उसका कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा सा कोई आउटपुट नहीं आ रहा, अब फंस गए हैं एंड में। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी बहुत काउंट होती हैं, तो इसको बहुत ख़्याल से, बहुत देखभाल के आपने इन्हें आंसर करना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे फर्स्ट एग्जांपल शेयर कर देती हूँ, आई एम ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड। ठीक है, अब इसमें आपके पास 7 ऑप्शंस थे, तो आपने करना है स्ट्रॉन्गली एग्री। अब ये स्ट्रॉन्गली एग्री हमने क्यों किया है? क्योंकि आई एम ऑलवेज़ प्रिपेयर्ड, आर्मी को वो पर्सन चाहिए जो कि हर लिहाज से हर जगह प्रिपेयर रहे। ठीक है, अगर रात को उसको 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे जब भी उसे कॉल किया जाए तो वो अपनी ड्यूटी के लिए हाज़िर हो। ठीक है, क्योंकि कहीं भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो वो बंदा नहीं चाहिए जो कि प्रिपेयर ही ना हो सके। तो आपने इसे मोस्टली एग्री नहीं करना, बट बल्कि स्ट्रांगली एग्री करना है। ठीक है, क्योंकि आप वो पर्सन हैं जो कि आप ऑलवेज़ प्रिपेयर होते हैं, और ये आपके एक्शन से भी शो होना चाहिए, क्योंकि आपके यही टेस्ट जो हैं वो जीडीओ के पास भी जाते हैं, और यही टेस्ट जो हैं वो आपके इंटरव्यूअर के पास भी जाते हैं, डिप्टी के पास भी जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके जो आंसर्स हैं वो आपके एक्शन से मैच करें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज़ सॉरी एग्जांपल है, ये आपके पास इसी तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं। अ फ्यू बॉय इन अ क्लास आर टीजिंग सॉरी ये टीजिंग है, टेस्टिंग लिख दिया है, टीजिंग अ ब्लाइंड स्टूडेंट, व्हाट विल यू डू? तो आप क्या करेंगे? इग्नोर देम, आप उन्हें इग्नोर करेंगे, फाइट विद देम, उनसे लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देंगे, हेल्प द ब्लाइंड बॉय एंड लीव द क्लास, हेल्प करेंगे ब्लाइंड बॉय की और क्लास को लीव कर देंगे, या फिर हेल्प द बॉय एंड फॉरबेड द बॉयज़ टू नॉट टू डू दिस अगेन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सबसे वाइस आंसर जो है वो ये है कि आप उस लड़के की मदद करेंगे। यहाँ पे गर्ल भी हो सकता है, जैसे भी आपको वो एमसीक्यूज देते हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है कि आप उस लड़के की मदद भी करेंगे, और जो टीज़ कर रहे थे ब्लाइंड स्टूडेंट को, आप उनको मना भी करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरा काम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपका जो है, आपके पास इस तरह के ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 7 ऑप्शंस ही आएँ, आपके पास इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपने पॉजिटिव आंसर देना है। ठीक है, ये नहीं कि हेल्प करके आपने क्लास छोड़ दी, पीछे से वो फिर दोबारा टीज़ करने लग गए, किसी और बंदे को टीज़ करने लग गए। आपने उनको मना भी करना है कि ये बुरी चीज़ है, इसे नहीं करना। ठीक है, देन आपके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा। अब उसको वैट भी कहते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या है? जैसे आपके पास एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती है, सब स्टूडेंट्स उस हॉल में बैठे होते हैं, सॉरी कैंडिडेट्स। अच्छा, जस्ट नंबर के हिसाब से आपको बिठाया जाता है, और आप लोगों के पास उस बड़ी स्क्रीन के ऊपर वर्ड्स आ रहे होते हैं। ठीक है, 10 सेकंड के बाद वो वर्ड चेंज हो जाता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने सेंटेंस बनाना है, और वो सेंटेंस ऐसा कि वो मीनिंगफुल हो।
ठीक है? ये नहीं कि आपने कोई भी ऐसा जो है वो सेंटेंस बना दिया। अगर कार्टून लिखा हुआ है तो आई वॉच कार्टून, इस तरह का कोई भी आपने सेंटेंस नहीं बनाना, ठीक है? रॉन्ग लिखा हुआ है तो दिस इज़ द रॉन्ग पाथ, इस तरह के कोई आपने नहीं बनाने। ये मैं सिर्फ आपको एज ए एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरह के वैसे भी बनते नहीं हैं। बट कोई भी इस तरह का ना दिस दैट इस तरह के जुमले नहीं बनाने। आपने ऐसे जुमले बनाने हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी शो हो रही हो, ठीक है? जिससे आपकी पर्सनैलिटी जज करने में उन्हें आसानी हो, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे वर्ड्स देख सकते हैं कि वार एक आया वर्ड, और वॉर के बाद आपके पास 10 सेकंड के बाद वर्ड चेंज हो गया, फुट आ गया, ठीक है? तो इसके बाद आपके पास 10 मिनट बाद पिक आ गया, ठीक है? 10 सेकंड बाद। तो इस तरह जो है वो आपके वर्ड्स चेंज होते रहते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे आप देख रहे हैं रॉन्ग, ठीक है? वॉर के बाद आपके पास अगर रॉन्ग आ गया तो आपने रॉन्ग का कोई एक सेंटेंस बनाया, तो बाद में फिर दोबारा से रॉन्ग आपके पास एक आ गया, तो आपने रॉन्ग का वही सेंटेंस जो आप ऊपर बना चुके हैं वो रिपीट नहीं करना, ठीक है? आपने रॉन्ग के लिए फिर अलग से एक न्यू वर्ड सोचना है और वो बनाना है। सेम वर्ड नहीं बनाना, ठीक है? सेम सेंटेंस आपने नहीं बनाना उसी वर्ड के लिए। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आपने शुरू के सेंटेंसेस नहीं छोड़ने, मिड में बहुत सारे सेंटेंसेस नहीं छोड़ने एक साथ, और लास्ट में भी सेंटेंसेस कोशिश करें कि ना छोड़ें। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको गाइड करना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि अगर आपके पास बहुत से सेंटेंसेस आपको बीच में नहीं आ रहे, ठीक है? लेट्स सपोज पिक का भी नहीं आ रहा, फ्रंट के भी नहीं आ रहा, हार्ड का भी नहीं आ रहा, अब आप कह रहे हैं अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तो आपने उसकी जगह पे कोई ना कोई वर्ड अपनी मर्ज़ी का जो आपको आता है, आपने घर में भी उसकी प्रैक्टिस की हुई है, आपको जो है वो बैठ के बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर, जिसमें मैंने बज़र लगा के 10 सेकंड के बाद एक बज़र बजता है और आपका नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो आपके पास वो वीडियोस भी मैंने शेयर की हुई है, आप उनके ज़रिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने किसी एक वीडियो के अंदर भी आपको सेंटेंस बना के नहीं दिखाया। क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अगर आप अपने ज़हन से सोचते हैं ना, तो वो आप अच्छा लिखेंगे, आप अपना लिखेंगे, ठीक है? साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो 1 सेकंड में पता लगा लेते हैं कि इन्होंने यूट्यूब से वीडियोज़ देखी है, इन्होंने नेट से ये सेंटेंस उठाया, इन्होंने ये किया, उनको समझ आ जाती है, क्योंकि उनका काम ही यही है। वो साल के अंदर सिर्फ आपका ये नहीं होता, ये बॉयज़ के लिए भी होता है, ठीक है? वो एलसीसी के भी टेस्ट लेते हैं, वो इसके अलावा जो आपके पास नर्सिंग के टेस्ट होते हैं उसमें भी ये वर्ड्स वाला आता है टेस्ट। इसके बाद आपके जो बॉयज़ के टेस्ट होते हैं, जो आपके पीएमए के टेस्ट होते हैं, पीएमए लॉन्ग कोर्स के, उसके बाद शॉर्ट कोर्सेज़ के जो टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद बहुत से आर्मी के टेस्ट हर वक्त चलते ही रहते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो है वो नेवी के भी होते हैं, एयरफोर्स के भी बहुत से टेस्ट हर टाइम चलते रहते हैं पूरा साल। तो उनका काम ही यही है। तो अगर आप ये लिखेंगे ना कहीं से देख के भी, तो उनको 1 सेकंड नहीं लगेगा ये पकड़ने में कि आपने कहीं से देख के लिखे हैं, ठीक है? आपने कहीं से रट्टा मार के लिखे हुए हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने टेस्ट बनाएँ, आप अपनी तैयारी करें खुद से। मैंने वैट के भी सारे सेंटेंसेस वाली सॉरी वैट के जो आपके वर्ड्स हैं उन सब की भी वीडियोस अपलोड की हुई है मेरे चैनल के ऊपर, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन की भी मैंने वीडियोस शेयर की हुई हैं, वो भी आपको मिल जाएंगी। उर्दू इंग्लिश दोनों के सेंटेंस कंप्लीशन की वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, ठीक है? अच्छा, अगर आपको बीच में कोई बहुत सा, जैसे हम बात कर रहे थे पिक, फ्रंट, हार्ड, हैबिट, आपको नहीं समझ आ रही क्या लिखूँ, तो जो आपको सेंटेंस आता है ना उनकी जगह पे आप वो लिख दें, ठीक है? क्योंकि इतने ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं, साइकोलॉजिस्ट को अब याद तो नहीं है ना कि थर्ड पे, फोर्थ पे, या फिर आप 55 नंबर पे कौन सा स्लाइड चली थी और कौन सा वर्ड आया था, उनको तो नहीं याद होता। तो आप सिंपली जो है लिख दें, अपनी मर्ज़ी का कोई भी सेंटेंस लिख दें, ठीक है? ब्लैंक नहीं छोड़ें बीच में इतना ज़्यादा। नेक्स्ट आपके पास आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है? यहाँ पे तो थोड़ी सी एग्जांपल्स डिफरेंट हैं, बट आपके पास आता है द क्वेश्चन इज़, ठीक है? आगे पूरी ब्लैंक होती है, डैश टू पुट एफर्ट नहीं है, पूरी ब्लैंक होती है। तो क्वेश्चन इज़, तो आपने आगे से उसे कंप्लीट करना है मीनिंगफुल सेंटेंस के अंदर, ठीक है? ही रियलाइज दैट ही मस्ट, आगे डैश होती है, ही मस्ट डू हार्ड वर्क, ऐसे आप लोगों ने ना आंसर कर देना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है टू डू हार्ड वर्क। when he failed to when he failed he tried to
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला सेंटेंस उसका कंप्लीट हुआ हुआ है, री इस्टेब्लिश हिमसेल्फ। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट सेंटेंस बना हुआ है, आपने थोड़ा छोटा सेंटेंस बनाना है क्योंकि 26 सेंटेंसेस होते हैं और आपके पास 6 मिनट्स का टाइम होता है। तो टाइम कम है, सेंटेंसेस अच्छे क्वालिटी के साथ और प्रॉपर सेंटेंसेस बना के आगे देने हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम होता है, इसलिए आप लोग अच्छे सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आती है पिक्चर स्टोरीज। जब ये सारे टेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, अच्छा, सेंटेंस कंप्लीशन में आपके पास दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक उर्दू के सेंटेंसेस होते हैं जैसे अभी इंग्लिश के आपने देखे, और वैसे ही इंग्लिश के भी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पिक्चर स्टोरीज। अच्छा, इस पिक्चर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ लोगों को नज़र आ रहा होगा कि बिजली के बिल की जो है वो यहाँ पे आप सबमिट करवा रहे हैं, बिल दे रहे हैं। ठीक है, कुछ अगर कोई नेगेटिव सोचने वाला है तो वो कुछ और भी सोच सकता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे कैदियों को खाना दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से खिड़की से खाना दिया जा रहा है, या फिर कोई भी कुछ भी सोच सकते हैं, और वो फिर उसके ऊपर, जैसे मैंने आपको बिजली के बिल की एग्जांपल दी, तो आप लोग लिख सकते हैं, मतलब वो लिख सकते हैं नेगेटिव पर्सन, कि आप जो है बिजली बहुत महंगी हो गई है, ये है वो है, मतलब इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है समझ ही नहीं आ रही, मतलब इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नहीं लिखनी। जैसे इस पिक्चर को देख के आप ये भी लिख सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि देख रहा है कि लोग अपने आईएसएसबी का फॉर्म सबमिट करवाने आ रहे हैं, और वो कितने पैशनेट हैं अपने प्रोफेशन को लेके, आर्मी में जाने के लिए वो कितने पैशनेट हैं। तो वो बच्चा जो है वो सोचता है कि एक दिन मैं भी बड़ा हो के यहीं पे अपना फॉर्म फिल करवाऊँगा और यहीं से इंशाल्लाह मैं अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। ठीक है, आप लोग इस तरह भी पिक्चर स्टोरी लिख सकते हैं, बट आपके पास 4 मिनट्स का टाइम होता है ईच स्टोरी लिखने के लिए। आपके पास दो पिक्चर्स आती हैं। ठीक है, तो आपने दोनों पिक्चर्स के ऊपर लिखनी होती है कोई ना कोई स्टोरी, और साथ में आपके पास 4 मिनट का टाइम होता है। तो मेक श्योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, अच्छी सी स्टोरी लिखें आप, और प्रॉपर स्टोरी लिख रहे हों। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी सी एंड में रह भी जाती है तो साइकोलॉजिस्ट को समझ आ जाती है कि ये बंदा अब आगे ये लिखना चाह रहा था। ठीक है, स्टार्टिंग से ही अगर नेगेटिव लिखेंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा, तो इसलिए बी केयरफुल और अच्छे से लिखनी है स्टोरीज आपने। देन आपके पास आते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अच्छा, इसमें ना बहुत लोग बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के अंदर आपने ऐसे कोई डीमेरिट्स नहीं लिखने, स्पेसिफिकली डीमेरिट्स में लोग मिस्टेक्स करते हैं कि डीमेरिट्स ऐसे नहीं लिखने, आपने खुद उनको अपनी बहुत बड़ी खामियां नहीं बतानी। ठीक है, क्योंकि वो फिर देखने शुरू हो जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, जैसे आप इनिशियल अगर आपको फॉर्म दिया जा रहा है एसएसबी का, तो आपने उसके अंदर डीएनएस का ऑपरेशन का नहीं लिखना, क्योंकि वो बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उसे लिखें, वो नहीं भी लिखेंगे अब उनको समझ नहीं आनी। ठीक है, वो चीज़ एक काउंटेबल नहीं है, आपने उनको खुद से खोल खोल के अपनी खामियां नहीं बतानी। ठीक है, जैसे मेरिट्स आपके हो गए करेजियस हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एबिलिटी है, गुड प्लानिंग एबिलिटी है। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एबिलिटी और गुड प्लानिंग एबिलिटी जब यहाँ पे आप लिख देंगे ना, तो जीटीओ फिर आपको ये एनालाइज करेगा। जब आप जाएंगे ना वहाँ पे जीटीओ के टास्क में, तो देखेगा जीटीओ की कितनी आपकी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एबिलिटी है, आप कितना थिंक कर सक रहे हैं, जो आपने प्लान बनाया है वो एग्जीक्यूटेबल है भी या नहीं है। जो प्लानिंग आपने की है अपने ग्रुप को साथ लेके चलने की, वो प्लान आप कर सकते हैं, आप कर रहे हैं, अच्छे से एग्जीक्यूट हो पा रहा है या नहीं, वहाँ पे वो देख लेते हैं, वो जज कर लेते हैं पहले ही। अच्छा, जीटीओ के टास्क में मैं जाके आपको बताऊंगी, जीटीओ कभी भी आपका टास्क कंप्लीट नहीं होने देंगे, और उसकी भी एक वजह है, तो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके जब जीटीओ के बारे में हम टास्क के बारे में बताएंगे। अच्छा, दूसरा है डीमेरिट्स, या फिर डीमेरिट्स आपके क्या हैं, लेज़ी। कभी कभार ऑफनली आप लेज़ी हो जाते हैं, या फिर ऑफ़र करते हैं प्रे ऑफनली, मतलब कभी कभार जो है वो नमाज़ पढ़ते हैं बट आप इस आदत को बदलना चाहते हैं, ये आपके डीमेरिट्स हो सकते हैं। ये नहीं कि मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं एक ही दफ़ा से तो मैं घबरा जाती हूँ, इस तरह के जो हैं वो आपने नहीं लिखने डीमेरिट्स। ठीक है, मैं मल्टीटास्किंग नहीं हूँ, ये अपना डीमेरिट नहीं बताना उनको। ठीक है, अच्छा, फ़ौज में ना
बहुत ज़्यादा चालाक बंदा भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा सादा बंदा, सिंपल बंदा भी नहीं चाहिए। इनको एक मीडियोकर सा बंदा चाहिए, जो कि जिसकी स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एबिलिटी हो, जिसकी गुड प्लानिंग एबिलिटी हो, ये सब होने चाहिए और यही सब आगे काम देता है। तो आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बनिएगा और बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट भी ना होइएगा। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप इजीली पास कर सकते हैं, आई वुड गारंटी यू। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट ना रहते हुए अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे ना, सिर्फ ओवर ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं, सिर्फ म्याना रवि पे अगर आप रहेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की आपको समझ आ गई है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा जब अभी तक की वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है, तो आप मुझे जो है वो पर्सनली मैसेज करके भी बता सकते हैं। मैं लिंक अपनी जो लिंक सॉरी इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैं अपना पेस्ट कर दूँगी यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के ऊपर। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है कि टोटल आपके पास 5 सिचुएशंस होती हैं और ईच सिचुएशन के लिए आपको 2 मिनट दिए जाते हैं और टोटल आपके पास 10 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। ठीक है। सडनली द ब्रेक फेल्स, व्हाट विल यू डू। तो आप क्या करेंगे। तो आपने आगे से इसको बस कंप्लीट करना है कि आप जो है वो गाड़ी आहिस्ता 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 स्लो करेंगे या जो भी आपने करना है वो आप करेंगे, या फिर अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है वो आपकी गाड़ी में लगने वाली है, तो आप किस तरह उसको मैनेज करेंगे। आपने सिर्फ सिंपली थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हुए इनका आंसर करना है। ठीक है। और 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट सिचुएशन है, इफ़ यू हैव टू चूज़ वन थिंग फ्रॉम रिस्पेक्ट एंड मनी, व्हाट वुड यू चूज़। तो आप क्या चूज़ करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, पैसा बन जाता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती दोबारा से। वैसे ही अगर एक दफ़ा आपका ट्रस्ट, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है किसी के दिल से, तो वो दोबारा से जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो आप इसका पॉजिटिव वे में एक अच्छा सा आंसर डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। आई होप सो आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जो कि थर्ड डे है, जीटीओ का फर्स्ट डे। अब इसमें क्या क्या होता है जीटीओ के फर्स्ट डे में। अब जीटीओ के जो टास्क हैं उनमें आता है सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, उसके बाद मिलिट्री प्लानिंग, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी जिसे कहते हैं, जिसमें सारे आपके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। जैसे आपको मैंने रूम एलोकेट का बताया ना, वैसे ही 8 ग्रुप के मेंबर्स होंगे आपकी। हाफ ग्रुप टास्क जिसमें 8 की जगह आपके 4 हो जाएंगे। ठीक है। डिप्टी का इंटरव्यू होता है और साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू सिर्फ उन कैंडिडेट्स का होता है जो कि डाउटफुल कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है। अगर उनको लग रहा होता है कि ये पर्सन कहीं से प्रिपरेशन करके आया है, किसी एकेडमी से प्रिपरेशन करके आया है, तो वो डाउटफुल कैंडिडेट्स का सिर्फ आपका इंटरव्यू दोबारा से होता है। या फिर उनका भी होता है, जैसे अगर लेट सपोज डिप्टी कहते हैं कि ये मेरे लिए जो है वो सही कैंडिडेट नहीं है, तो आई वुड नॉट रिकमेंड हिम या हर। तो जो आपका जीटीओ है वो कहते हैं नहीं, इन्होंने तो ग्रुप टास्क में और लेक्चरेट में, मिलिट्री प्लानिंग में, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ये सारे टास्क बहुत अच्छे से किए हैं, तो आप क्यों कह रहे हैं इस तरह कि नहीं मेरे लिए तो ये बंदा सही है। तो जब वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है, साइकोलॉजिस्ट से पूछते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं इनका तो टेस्ट ठीक थे, तो वो फिर एक जो है वो डाउटफुल कैंडिडेट्स का मतलब कि अगर नहीं उन्हें समझ आ रही, तो वो एक आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बारी बारी हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि ग्रुप टास्क क्या होता है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में आपको टॉपिक्स से दिए जाएंगे और उसके बारे में आपको जो है वो बोलना पड़ेगा। अच्छा, ग्रुप के अंदर 8 पर्सन्स है ना, आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग जल्दी से जल्दी बोलें। फर्स्ट पे सेकंड पे आप बोल दें, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो होता है आई वुड कि मैं जो हूँ मैं एग्री करती हूँ जस्ट नंबर फलाने के साथ कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है, कहा है, और मैं उसके अंदर ये चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ। तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता, 2 मिनट, आप फिर क्या बोलेंगे। आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं होता, आप क्या बोलेंगे उस दौरान।
तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप लोग जल्दी से जल्दी बोलने की कोशिश करें और सब एक साथ बोलेंगे। आपने बुलंद आवाज़ में और छोड़नी नहीं है अपनी बात, आपने अपनी बात कंप्लीट करते रहना है ताकि आपकी जो है वो सुनी जाए, क्योंकि बाकी सब लोग जो हैं अगर आप नहीं चुप कर रहे होंगे ना तो बाकी चुप कर जाएंगे। ठीक है, तो आप फिर बोलने का मौका आपको मिल जाएगा। तो टॉपिक्स मेरे टाइम पे क्या थे? फॉरेन पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, इंटरनल सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, सी पैक। और ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये बाकी फिर मैंने गर्ल से भी पूछे थे जो डिफरेंट दूसरी जगहों पे थी, दूसरे ग्रुप्स में थी। तो सी पैक था उनका, रोल ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड स्टेट्स था, साइबर क्राइम के बारे में था, कश्मीर इश्यूज़। अच्छा, इनके बारे में आपको खुद रीड आउट करना पड़ेगा। आप जो हैं वो इंटरनेट से देखें, आप इसके बाद कोई मैगज़ीन पढ़ें, कोई न्यूज़ चैनल्स, बहुत सी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से आप ये सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें। इसके अलावा भी बहुत से जो अभी पाकिस्तान की सिचुएशन है, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, इस तरह के बहुत से टॉपिक्स हैं जो आके आप इजीली उनके ऊपर बोल सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आपको इंग्लिश में दिया जाएगा, दो टॉपिक आपको इंग्लिश में दिए जाएंगे, दो टॉपिक्स आपके उर्दू में होंगे। ठीक है, कभी कभार एक टॉपिक इंग्लिश में और एक टॉपिक उर्दू में होता है। ठीक है। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका आ गया लेक्चरेट के टॉपिक्स। हर कैंडिडेट को 2 मिनट दिए जाएंगे सोचने के लिए, और उसके बाद आपने 2 मिनट की ही स्पीच डिलीवर करनी है सबके सामने। ठीक है, 8 कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, साथ में एक जीटीओ बैठा हुआ है, तो आप लोगों ने उनके सामने जो है वो 2 मिनट की स्पीच करनी है। आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे। जैसे मेरे केस में को एजुकेशन का टॉपिक था। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव जाएं तो इसके जो हैं वो पॉजिटिव, सबसे पहले आप बताएं को एजुकेशन है क्या, फिर आप बताएं को एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, फिर आप जो हैं वो कंक्लूड करें कि को एजुकेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं सोसाइटी के ऊपर, और देन अपनी जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दे दें। ठीक है, इस तरह आप लेके चलें। देन दूसरा टॉपिक है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी। उसके बाद टॉपिक है क्या पाकिस्तान ऑपरेशंस करके ठीक कर रहा है। तो आप लोगों को ना पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में पता होने चाहिए, पाकिस्तान में आजकल चल क्या रहा है। तो आप कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके उसके ऊपर 2 मिनट के लिए सोचें। एक रूम होता है, रूम के बाहर आपको कह देते हैं कि जाएं, आप सोच के आएँ। 2 मिनट बाद आपने रूम में आना है, अपने माइंड में हेडिंग्स बना लें, अपने माइंड में पॉइंटर्स बना लें कि अब मैंने ये बात करनी है, अब मैंने ये बात करनी है, अब मैंने ये बात करनी है, ताकि आप बिल्कुल क्लियर हों कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, आपको पता हो कि मैंने बातें इधर उधर नहीं कर दी। ये नहीं कि पहले एक जो है वो आपने बताया कि को एजुकेशन का ये फ़ायदा है, साथ ही नुकसान बताया, साथ ही बताया को एजुकेशन का, एंड में आप बता रहे हैं को एजुकेशन का। मतलब ये एक रिदम नहीं है ना। तो आपने एक रिदम के साथ लेके चलना है कि कौन सी चीज़ आपने पहले बतानी है, कौन सी बाद में बतानी है। आपके माइंड में एक क्लियर थॉट होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप जाके एक अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये मैंने आपको क्लियर कर दिया अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जो कि है मिलिट्री प्लानिंग। ठीक है, आपको टाइम, अब यहाँ पे टाइम तो नहीं ना लिखा हुआ, बट वहाँ पे आपको जो देंगे आपके पास टाइम लिखा होगा कि लेट सपोज़ जो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये एक मिलिट्री बेस है। ठीक है, एक मिलिट्री बेस से आपने जो है वो पहुँचाना है सामान लेफ़्ट हैंड साइड पे। इसमें जो है वो इंजर्ड पर्सन भी हैं। आपको पूरी एक जो है वो सिचुएशन दे देते हैं कि इसमें जो है वो आपके पास इंजर्ड पर्सन भी हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना पेट्रोल फ्यूल है आपके पास, इतना टाइम है आपके पास, और ये जो आपके पास ब्रिज है, ब्रिज जो है वो इतने टाइम से इतने टाइम के लिए बंद रहता है, और फिर आप कैसे जो है वो दूसरी तरफ जो है वो पहुंचाएंगे। तो उसके 4-5 जो है वो अल्टरनेटिव वेज बन रहे होते हैं, बट आपने सबसे कम टाइम में पहुंचानी है चीज़ें। तो इस तरह की जो है वो आपकी मिलिट्री प्लानिंग होनी चाहिए। इंशाल्लाह मेरे पास जो मुझे याद है अपने आईएसएसबी के टाइम पे, और जहाँ से मैंने प्रिपरेशन की थी और मैंने जो नोट्स बनाए थे, वो इंशाल्लाह सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, और इसके साथ ही होता है हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है, पीजीटी या फिर एचजीटी। अच्छा, इसमें आपको जो है वो पीजीटी जो है ग्रुप टास्क, सॉरी, पीजीटी में आपके पास जो है वो 8 के 8 पर्सन इन्वॉल्व होंगे। आपको सबसे पहले जो है वो एक एक पर्सन को करते करते ग्रुप लीडर बनाया जाएगा। आपकी बारी भी आएगी, आपको भी ग्रुप लीडर बनाएंगे। सबसे पहले आपको जो जीटीओ है ना वो अपने साथ दे जाएगा। अच्छा, जीटीओ लेके जाते हुए ना आपको इंटरव्यू भी करेगा। वो आपका पूरा फॉर्म जो आपने फिल किया है एसएसपी का, जो आपने यहाँ पे सेंटर पे आते हुए सबसे पहले दिन आपने फॉर्म फिल किया था, आपसे वो पूरा फॉर्म दोबारा से पूछेगा। आपको वो पता नहीं लगने देगा, बट आपसे जैसे कैजुअल बातें नहीं कर रहे होते, वैसे आपकी जो है वो सारी बातें करते करते आपसे वो पूरा फॉर्म दोबारा वेरीफाई करवाएगा कि आइदर इस पर्सन ने जो लिखा है वो इसके माइंड में भी है, इसको याद भी है कि नहीं इसने, या फिर वैसे लिख दिया है। तो वो आपका पूरा जो है वो फॉर्म आपसे दोबारा से रिवाइज़ करवाएगा, वो पूछेगा हर एक चीज़। जीटीओ का काम ही यही है। फिर उसके बाद जो है वो आपको बता देंगे, साथ-साथ आपको बताते जाएँगे 3 ड्रम हैं आपके पास, एक आपके पास प्लैंक है, आपके पास छोटा प्लैंक है, एक आपके पास जो है वो स्विंग है। तो आप लोगों ने जो है वो ज़मीन आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, ये जो थोड़ी सी सरफेस ऊपर को उठी हुई है, यहाँ पे सिर्फ आप ड्रम प्लेस कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें आपको बता दे दी जाएंगी कि जो प्लैंक है, प्लैंक के ऊपर आप जो है वो पाँव रख सकते हैं सिर्फ। जो प्लैंक के ऊपर भी ना आपके पास कलर्ड होते हैं, येलो कलर है जो, वो आपके सिर्फ जो आपका जूता है, जूते के सोल के लिए सिर्फ इन बाउंड है। जो ब्लू कलर है आप लोग जो है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपने जो साथी हैं उनको लेके जा सकते हैं। और जो रेड है वो आउट ऑफ बाउंड है। मतलब इस तरह की बहुत सी चीज़ें वो आपको बताएंगे। आपने हर एक इंस्ट्रक्शन को केयरफुली सुनना है, क्योंकि आगे आपने ही अपने ग्रुप को बताना है कि ये चीज़ें आउट ऑफ बाउंड हैं, ये चीज़ें इन बाउंड हैं, और ये सारी चीज़ें आपने ही बतानी है। आपको जो जीटीओ ने एक चीज़ बता दी ना, लेट्स सपोज़ आपको जीटीओ ने बताया कि प्लैंक की जो येलो साइड है वो सिर्फ़ आपके सोल के लिए इनबाउंड है। आप वहाँ पे जो है हाथ नहीं रख सकते, आप बैठ नहीं सकते वहाँ पे। तो आपने अगर ये चीज़ अपने टीम मेंबर्स को नहीं बताई, ग्रुप मेंबर्स को नहीं बताई, और आपने वो गलत कर दी है, तो आप जो है वो अब वो ख़मियाज़ा वो भी भुगतेंगे और आप भी भुगतेंगे, क्योंकि आपने एक चीज़ डिलीवर ही नहीं की। उनको पता ही नहीं है, वो उसके ऊपर जाके बैठ गए हैं। तो ये आपकी मिस्टेक हुई, आपने नहीं गाइड किया अच्छे से। तो आपने अच्छे से गाइड करना है। दूसरी बात ये कि फिर आप बताओगे कि आई हैव अ प्लान, बाकी सबसे भी सुनोगे। सुनने के बाद आपने बताना है कि मेरा ये ख़्याल है कि हम इस तरह एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? कि हम जो है ये प्लैंक आपका जहाँ पे रोप पड़ी हुई है, प्लैंक पड़ा हुआ है, वहाँ से स्विंग के ऊपर हम प्लैंक रखते हैं, तो मूवेबल ड्रम के ऊपर आ जाएगा। जो फिक्स ड्रम है फिर हम वहाँ से यहाँ से स्विंग से प्लैंक उठा के तो फिक्स ड्रम के ऊपर हम रख सकते हैं। इस तरह आगे करते करते आप प्लानिंग जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। फिर मूवेबल ड्रम को आगे ले जाएंगे, फिर आगे लेके जाने के बाद फिर दोबारा से उसे प्लैंक से जोड़ेंगे, फिर प्लैंक अगले जो है वो मूवेबल ड्रम अगले प्लैंक के साथ लग जाएगा। मतलब आपने इस तरह जो है वो बतानी है, प्लानिंग करनी है। और जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तो आपने बीच में रहना है हर चीज़ की। मतलब कि आप फर्स्टली इनिशिएट आपने उस तरह करना है, अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना आपको आना चाहिए। कि लेट सपोज़ अगर कोई मोटा बंदा है, तो आपने उस मोटे बंदे को वैसे यूज़ करना है कि सबसे पहले भेज के आपने उसको मतलब बिठा नहीं देना वहाँ पे। आप मोटे बंदे को ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले जो हैं, जो फिट बंदे हैं, आप वो आगे चले जाएँ, ठीक है? और जिनका आपको पता है, क्योंकि आप इतने दिन से रह रहे होते हैं साथ में, आपको अंदाज़ा हो जाता है स्ट्रेंथ्स का। बाकियों के भी जो हैं वो टास्क हो जाते हैं, ग्रुप टास्क, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस बंदे की क्या स्ट्रेंथ है। तो आपको स्ट्रेंथ से खेलना आना चाहिए। आप किसी को, अगर मोटा बंदा है तो मूवेबल ड्रम उठा के उस तरफ रखो, तो आपको पता है कि वो रख लेगी, वो लड़की कर लेगी।
तो आपने उनको बोलना है, रादर देन दिस कि बहुत ही कोई पतली हैं और उनमें मतलब वो नहीं से सही से काम करी और आपने जो है उनको ड्रम उठाने का बोल दिया है, तो वो नहीं कर पाएँगी, तो आपकी प्लानिंग फ़ेल हो जाएगी। आपको अपने रिसोर्सेज़ को यूज़ करना है अच्छे से। ये चीज़ भी जीटीओ देख रहे होते हैं। दूसरी बात ये है कि आपने सबसे पहले अपनी रिसोर्स किसी को भेजा, उसके बाद 2-3 को भेजने के बाद आप खुद गए, उसके बाद आपने उनको आगे भेजा, बाकियों को लेके आई, आप वहीं पे हैं। अपनी टीम को छोड़ के आप कहीं नहीं जा रही। जो बंदा इस बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा, ये जो आपके पास रेक्टेंगल है, वो दोबारा अंदर नहीं आ सकता, ठीक है? ये बात भी वो लोग बताते होते हैं। तो आप जो हैं सबसे एंड पे आपने बाहर निकलना है, अपनी टीम को अंदर छोड़ के नहीं जाना। दिस शोज़ कि आप अपनी टीम को कभी भी, आप अपने ग्रुप को कभी भी ऐसे छोड़ के डिफ़िकल्ट सिचुएशन में नहीं जाएँगे। और इसी तरह हाफ़ ग्रुप टास्क भी होता है, जिसके अंदर आपको 8 मेंबर्स की जगह 4 मेंबर्स आपको दे दिए जाते हैं और आपने वो भी करना होता है, ठीक है? आई होप सो कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आता तो फिर दोबारा से पूछ लीजिएगा। ये सेम बॉयज़ के लिए भी होता है, ये सेम गर्ल्स के लिए भी होता है, इसी तरह का। देन आपका डिप्टी का इंटरव्यू होता है थर्ड डे। थर्ड डे भी होता है किसी-किसी का, किसी-किसी का फोर्थ डे भी होता है। थर्ड डे जो है वो आपका, अगर डिप्टी का इंटरव्यू हो रहा है, डिप्टी के अपने क्वेश्चंस होते हैं, वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप किस सिटी से हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर दें सिटी के बारे में, आपकी कौन सी फेमस प्लेस है, कौन सी फेमस डिश है, वहाँ पे कितनी एयरबेस हैं। जैसे आप अगर ले लें रावलपिंडी का, तो रावलपिंडी के अंदर कौन सी जो है वो आर्मी का है, तो आप बता सकते हैं कि जीएचक्यू रावलपिंडी, ठीक है, वो आपका आर्मी का यहाँ पे है। आईएसआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। इसके अलावा आप बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। तो लाहौर की कैंडिडेट्स लाहौर के बारे में बता सकते हैं, जो भी आपका फ़ेमस है, मतलब वो क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद इंटरनेशनली आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि अच्छा, ईरान के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, या फ़लाने कंट्री के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, आपके जो हैं वो सिंध के गवर्नर का नाम क्या है। मतलब बहुत सी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे करते हैं और ये प्योरली इंग्लिश में होता है, ठीक है? ये उर्दू में नहीं होता, ये प्योरली इंग्लिश में होता है। कभी कभी अगर आप भूल जाती हैं कि आप इसका क्या इंग्लिश बनेगी, तो आप उसमें थोड़ी-सी उर्दू बोल सकते हैं, बट आपने इंग्लिश में ही आंसर्स करने होते हैं। डिप्टी भी आपसे इंग्लिश में ही आंसर क्वेश्चंस करेंगे और आपने इंग्लिश में ही आंसर्स करने होंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन जो सबसे पहले आप प्रोवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन याद रखें कि वो आपके अपना इंट्रोडक्शन होगा। अगर आपके चाचा, ताया, नाना, दादा कोई भी हैं, तो आर्मी में आपने फर्स्टली उनका आंसर नहीं करना। आपने सिर्फ़ अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर्स को, ये जो हैं वो आपने बतानी है। सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है, फिर आपने अपनी परसेंटेज बतानी है, आपने किस ईयर में कंप्लीट की, वो सब कुछ आपने बताना है। इस तरह लेके आपने जो है वो मैं कंप्लीट आपको प्रोवाइड कर दूँगी कि आपने इंटरव्यू में किस तरह जो है वो अपना इंटरव्यू तैयार करना है, कि जैसे वो बोलें जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको आना चाहिए कि आप किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। और एंड में जाते-जाते बहुत से लोग जो हैं वो उनको समझ नहीं आता कि हम एंड कैसे करें इस चीज़ को। तो एंड करने के लिए आप बहुत अच्छे से जो है वो कर सकते हैं कि ये मेरी हॉबीज़ हैं, जो कि आपने ऑलरेडी लिखी होंगी अपने फॉर्म में। ये मैं अपने फ्री टाइम में ये काम करती हूँ और ये जो है वो मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। बस इस तरह आपने कर देना है, ठीक है? और अगर कोई डाउटफुल स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो उनका फिर दोबारा से जो है वो इंटरव्यू साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करता है, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ डे होता है, उसका जीटीओ का सेकंड डे कहते हैं। उसमें आपसे जीटीओ के टास्क बाकी के करवाए जाते हैं, जिसमें आ जाता है आपका कमांड टास्क, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स और डिप्टी का इंटरव्यू। कुछ और कैंडिडेट्स का जिनका रह जाता है उनका होता है, और अगर कोई डाउटफुल स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, तो उनका साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू होता है। अब कमांड टास्क क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स क्या होती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कि जो आपका फिफ्थ डे है, कॉन्फ्रेंस डे, अच्छा सॉरी, मैं बात कर लेती हूँ यहीं पे कमांड टास्क के बारे में,
कि कमांड जो है वो आपको कोई दी जाती है और उसके बारे में टास्क होते हैं कि मैं आपको ना बाकी वीडियोस में भी इंडिविजुअली अच्छे से बताऊंगी। और इंडिविजुअल टास्क ऑब्स्टिकल्स ये होती हैं कि आपके पास आईएसएसबी में गर्ल्स के लिए 6 ऑब्स्टिकल्स होती हैं। मंकी बार नहीं होती आपके लिए, उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होती। जैसे बॉयज़ के लिए होता है मैं एग्जैक्टली उसका नाम अभी भूल गई हूँ, बट मेरे पास वो सारे नोट्स पड़े हुए हैं, मैं आपको बताऊंगी। जिग जैग पास होता है मेरा ख्याल है। अभी मुझे एग्जैक्टली सॉरी मेरे नाम जहन से भूल गया है। मेरे पास एक कंप्लीट वीडियो है ऑब्स्टिकल्स की। ऑब्स्टिकल्स चूज़ करने का भी पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपके पास अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रही है, जैसे आपके पास ना ऐसे सर्कल में आपको खड़ा कर दिया जाएगा मिड में, और सर्कल में ना ऐसे ऑब्स्टिकल्स लगी होंगी आपके इर्द गिर्द, सर्कल में ऑब्स्टिकल्स लगी होंगी। और जैसे ही जो जीटीओ है वो विसल करेगा, तो वो सबसे पहले ये देखेंगे आप आसान चीज़ की तरफ भाग रही हैं कि आप जो हैं वो पहले सबसे पहले मुश्किल चीज़ की तरफ भाग रही हैं। तो वो ये सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं। सब ऑब्स्टिकल्स के मार्क्स होते हैं, वो सब मार्क्स में मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ इनबाउंड होती है, कौन सी चीज़ आउटबाउंड होती है, वो भी आपको बताएंगे। बट मैं अगर पहले से आपको बता दूंगी तो आप लोगों को रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी मिस हो सकता है। तो आप लोगों को जो है वो क्लियरली, और हर बंदा मतलब अगर आपका चेस्ट नंबर 5 है तो आपको वहाँ पे खड़ा करके तो आपसे कहेंगे कि अच्छा ठीक है अब आपकी बारी है। फिर चेस्ट नंबर 6 की बारी है, चेस्ट नंबर 7 की बारी है। हर एक को अलग अलग इंडिविजुअली आप लोगों ने ऑब्स्टिकल्स करनी होंगी। और मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है, डिच क्या होती है, जिग जैग पैटर्न क्या होता है, फिर उसके बाद आपके पास जो रोप होती है, रोप क्लाइंबिंग वो नहीं होती आपके पास गर्ल्स के लिए। जो जो चीज़ें नहीं होती वो भी है आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे ये सारी सोची हुई थी। और आई वाज स्केर्ड कि भाई ये रोप क्लाइंबिंग कैसे होगी, ये मंकी बार कैसे होगी। तो थैंक गॉड वो उस टाइम पे नहीं थी। फिर मुझे बाद में समझ आया कि नहीं, ये गर्ल्स के लिए नहीं होती, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। गर्ल्स के लिए थोड़ा सा आईएसएस भी बॉयज़ के मुकाबले में जीटीओ के टास्क ईजी होते हैं, ठीक है। और फिर डाउटफुल कैंडिडेट्स का आपका इंटरव्यू होता है, और फिर डिप्टी का भी इंटरव्यू होता है जिनका रह जाता है, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर एक कैंडिडेट का इंटरव्यू लेना मुश्किल हो जाता है, डिप्टी के लिए भी सारा मतलब थर्ड डे से स्टार्ट करते हैं और फोर्थ डे तक चलते रहते हैं। सिर्फ आपका ग्रुप तो नहीं होता, बाकी भी ग्रुप्स होते हैं। और आपके ग्रुप में ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे जो हैं, अगर आपने बीएस इंग्लिश के लिए अप्लाई किया तो बीएस इंग्लिश के ही होंगे। आपके पास मैथमेटिक्स के भी हो सकते हैं, आपके पास आईसीटीओ के भी हो सकते हैं, ईएमई के भी हो सकते हैं। डिफरेंट फील्ड्स के जो हैं वो कैंडिडेट्स आपके साथ एक ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ डे जो डिपार्चर डे होता है उसमें अगर री इंटरव्यू की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आपका री इंटरव्यू होता है। अगर जैसे आपके पास जीटीओ कहते हैं, सॉरी डिप्टी कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी कहते हैं बिल्कुल ठीक है, बट आपके जो जीटीओ हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते आपके ऑब्स्टिकल से, तो तीनों वहाँ पे बैठेंगे, आपसे कहेंगे दोबारा से ऑब्स्टिकल्स करें। और आपके ऑब्स्टिकल्स करने के बाद, क्योंकि हो सकता है किसी एक पर्सन का उस दिन दिन अच्छा ना हो तो वो ऑब्स्टिकल्स नहीं करे। अच्छा, ऑब्स्टिकल्स में एक और चीज़ ये मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आपने ऑब्स्टिकल्स जो हैं, कोई बात नहीं अगर नहीं हो रहा आपसे, ठीक है, आप डिच क्रॉस करते हो, बार बार डिच में गिर जाते हो, आपने डिच छोड़ के अगले पे नहीं जाना, आपने डिच के साथ ही स्टिक करना है और डिच को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक कि आप उसमें कामयाब ना हो जाएं, ठीक है। एक चीज़ को छोड़ के आगे भागना ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो प्लीज़ इसको माइंड में रखिएगा। वो लोग भी ये चीज़ नोट कर रहे होते हैं, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। और अगर किसी का कमांड टास्क अच्छा नहीं होता जीटीओ के अकॉर्डिंग, तो वो दोबारा से आपका कमांड टास्क भी दोबारा करवाते हैं, और जिसमें जीटीओ भी होता है, उसके बाद आपके डिप्टी भी होते हैं और साइकोलॉजिस्ट, ये तीनों खड़े होके आपका कमांड टास्क भी चेक करते हैं। जो जो भी ये री वाले हैं ना, ये तीनों आपका चेक करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि 5 दिन में क्या क्या होता है और किस तरह होता है, और आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चेक हो रही होती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत, मेरा ख्याल है, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ थम्स अप कर दें, लाइक कर दें मेरे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ ना, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी इनके डिटेल में सब कुछ वो A to Z मैं आपको दोबारा से भी बताऊँगी, हर एक दिन का
ताकि आपको पता हो, ऑब्स्टिकल्स का पता हो कौन-कौन सी हैं, कितने मार्क्स हैं, कौन सी चीज़ें इनबाउंड हैं, कौन सी आउट ऑफ बाउंड हैं। उसके बाद बाकी जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, वो सब डिस्कस करेंगे हम। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।